चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करें कि क्या आवाज जा रही है सब तक भाई। साउंड क्लियर है? आवाज में कोई इशू आपको? एक बार सभी लोग कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, मैं सेशन को आगे की ओर लेकर चलूं। चलिए, निम्नलिखित में से जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? निम्नलिखित में से जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? ऑप्शन कहता है संरचनावाद को, प्रकार्यवाद को, व्यवहारवाद को या समग्रवाद को। जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को, किस वाद को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 193 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेबी वॉटसन ने किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? क्वेश्चन नंबर 193। तो ध्यान देंगे, मन रहित मतलब कि मन से हटा हुआ मनोविज्ञान कहेंगे, जिसमें मन ना हो तो कहेंगे जेबी वॉटसन। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 193 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ध्यान देंगे, मन रहित मनोविज्ञान। तो जेबी वॉटसन किस व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे? जेबी वॉटसन व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे मेरे बच्चे, न कि प्रकारवाद से जुड़े हुए थे। संरचनावाद से विलियम जेम्स विलियम वुंड को देखा जाता है। तो आप कहेंगे जेबी वॉटसन व्यवहारवाद से जुड़े होने के कारण व्यवहारवाद के लिए मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा के रूप में चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 193 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। स्थानीय इतिहास की जानकारी देने के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? एक शिक्षक को अगर स्थानीय इतिहास की जानकारी देना हो तो सबसे उपयोगी कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिसके माध्यम से वो जानकारी दे सकता है? तो कहेंगे क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 194, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 194 का सही उत्तर क्या होगा? बात अगर स्थानीय इतिहास की हो और उसे अगर शिक्षण विधि के रूप में यूज करना हो तो आप उन बालकों को उस क्षेत्रीय स्थानीय जगह इतिहास को आप घुमाने का कार्य करें बेटा, भ्रमण विधि का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 194 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। शुभम पांडे जी 194 का फर्स्ट, वेरी गुड बच्चे। और सभी लोग क्या कर रहे हैं भाई? फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। लगातार आपके प्रैक्टिस सेशन में प्रश्नों को चलाया जा रहा है। इन प्रश्नों के साथ सभी लोग जबरदस्त तरीके से जुड़े हैं। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? ऑप्शन कह रहा है सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक सुधारों में। ध्यान देंगे, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक अध्ययन का महत्व सबसे अधिक किसमें होता है? तो कहेंगे सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व होता है बेटा क्या? कि बालकों में सामाजिक मूल्यों के विकास हो सके, सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके, समाज की जानकारी बालकों को हो सके, समाज के उन्नयन की जानकारी बालकों को हो सके। क्वेश्चन नंबर 195 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। क्लियर है? चले, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुकरण कुंडी विधि करती है। ध्यान देंगे, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है।
तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है समाज मिति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि, उपयुक्त सभी। प्रजातांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है। क्वेश्चन नंबर 196 का सही विधि क्या हो जाएगा भाई? तो कहेंगे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास एवं उनके सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है। किससे भाई? तो वाद विवाद विधि के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का जो अनुसरण कुंडी विधि करती है वो वाद विवाद विधि के द्वारा विकसित होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 196 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाज मीतीय विधि, उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 197 का सही उत्तर क्या होगा? तो आपको पढ़ाना है बेटा सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस। अब इसे पढ़ाने के लिए छोटे कक्षाओं में जब जाएंगे, प्राथमिक कक्षाओं में जब जाएंगे, तो बालकों को कहानी के रूप में सुनाएं, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है जिसमें बालक कहानी सुनना प्रारंभ करता है, कहानी सुनना पसंद करता है। कि अगर दादी मेरी कहानी अगर आस पड़ोस की सुना रही हो तो वो अगर कहानी सुना देंगी तो मुझे याद हो जाएगा, और जब मुझे याद हो जाएगा तो कल दादी अगर फिर से वही कहानी शुरू करती हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई कहाँ बंद हुआ था, कहाँ खत्म हुई थी, कहाँ से शुरू करना है। बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद है प्राथमिक लेवल पर, तो उन्हें कहानी विधि से सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने की चेष्टा करें, कोशिश करें। क्लियर है? छात्रों का उनके आईजी इंटेलिजेंस क्षमता के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को रिक्त स्थान और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को रिक्त स्थान है। ध्यान देंगे, छात्रों को उनके इंटेलिजेंस क्षमता के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को रिक्त स्थान और उनके शैक्षिक प्रदर्शन को रिक्त स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 198। उम्मीद है इस प्रश्न को आप समझ पा रहे होंगे। जब बालकों को उनकी क्षमता के आधार पर जब आप उन्हें अलग थलग करते हैं तो ध्यान देंगे उनकी आत्मसम्मान क्या होता है भाई? बढ़ता घटता है, बढ़ता बढ़ता है, घटता घटता है, या घटता प्रभावित नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 198 का आपके द्वारा सही जवाब दिया जाएगा कि अगर बालकों को कक्षा कक्ष में आप विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, तो उन बालकों का आत्मसम्मान और शैक्षणिक प्रदर्शन में कैसा बदलाव आएगा? शुभम पांडे जी 198 का 3। चलिए आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट करेंगे, आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट करेंगे भाई। तो ध्यान देंगे, अगर छात्रों को उनके क्षमता के आधार पर समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को घटाता है भाई, और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को भी क्या करता है? घटाता है। क्योंकि बालक जब ग्रुप में एक कक्षा कक्ष में एक समान रूप से बैठा होगा तो इसमें सहयोग की भूमिका होती है, सहयोग करता है बालक। तो इसलिए कहेंगे जब बालक अलग थलग होंगे तो उनका आत्मसम्मान पे चोट भी पहुंचेगा, उनका आत्मसम्मान घटेगा भी और शैक्षणिक प्रदर्शन भी घटेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से
स्वयं को क्या समझना चाहिए? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन कहता है बच्चे, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? तो बच्चे को बच्चा नहीं समझना चाहिए, मशीन नहीं समझना चाहिए। बच्चा है तो परिपक्व व्यक्ति नहीं होगा, उसको एक मनुष्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 199 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 200 आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के। 200 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। आगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन में और भी प्रश्न बढ़ाए जाएंगे। तो चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है भाई? एक बार सभी लोग देखेंगे तो बात होगी क्या बेटा? अमूर्तता की। वो अमूर्त सोच किसमें होगा? तो आप कहते हैं किशोरावस्था की आयु में, लेकिन मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो कहेंगे यह अवस्था कौन सी होगी? जिसमें बालक मूर्त चिंतन करेगा, तो आप कहेंगे वो अवस्था होगी बाल्यावस्था की अवस्था होगी, 7 से 12 वर्ष तक की आयु होगी। क्वेश्चन नंबर 200 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 से 12 वर्ष तक की ऐसी अवस्था है जिसमें बालक मूर्त अनुभवों प्रत्ययों से अपनी सोच को विकसित करता है, जो सामने उसके दिखाई देगा, जिसे वह देख पाएगा, उसके बारे में वह जानकारी एकत्र भी करेगा और आपको भी जानकारी देगा। क्लियर है? चले, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव का विकास अभिभावक एवं अध्यापक का कोई परिणाम नहीं है। आप उनके विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक का नहीं है। तो सही उसका उत्तर क्या होगा मेरे बच्चे? अपने वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के योगदान का क्या है बेटा? परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 201 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। वंशानुक्रम एवं वातावरण मानव विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले ये दो कारक हैं। इन दो कारकों का प्रभाव, इन दो कारकों का योगदान आप कह सकते हैं मानव विकास के संपूर्ण क्षेत्र पर पड़ता है मेरे बच्चे। क्लियर है? चले, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ध्यान देंगे, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? चलिए एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए कौन सी विशेषता सही नहीं है। जो बालक अपने आप से तैयार है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उसके लिए कौन सा ऐसा विशेषता है जो सही नहीं है? सॉरी, चलें, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। ये क्या है बेटा? ये सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों को उच्च स्तर पर ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 202 का सही उत्तर हो जाएगा वे हमेशा सफल होते हैं
ये विशेषता ऐसी है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है। शुभम पांडे जी, वेरी गुड बच्चे, शुभम पांडे जी 202 का 2, बहुत बढ़िया। चलें, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या उपयुक्त सभी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार, ऑप्शन आपके पास 4 रखे हुए हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, व्यवसाय की समस्या में, नई परिस्थिति के साथ समायोजन में या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 203 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? किशोरावस्था एक ऐसी आयु है जिसमें संवेग सर्वाधिक तीव्र होते हैं। वो परिवार के साथ भी उलझे हुए नजर आएंगे, व्यवसायिक समस्या में भी उनका क्या होगा बेटा, तनाव दिखता है, नई परिस्थिति के साथ वो समायोजन करने में संवेगों के साथ तालमेल नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 103 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। कि इन सभी जो आप ऑप्शन को देख रहे हैं, ये सभी ऑप्शन किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, संवेग की तीव्रता को लेकर आगे की ओर चलते हैं। क्लियर है? चले, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, तनाव मुक्त, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? ध्यान देंगे, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं। कभी भी अपने आस पड़ोस और समाज में देखेंगे, वह व्यक्ति जो संपूर्ण समाज के सामने भी जो फटाफट बोल दे, किसी की कोई डर भय उसे ना हो, वो कौन होता है भाई? सामाजिक रूप से भी मजबूत होता है और मित्रतापूर्ण व्यवहार के रूप में यह धनी होता है। क्वेश्चन नंबर 204 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 205 कहता है सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार या अति मानव वह होता है जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है जिसे, ध्यान देंगे, सुपरस्टार कौन होता है? सामाजिक पैमाने पर ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 205 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। सामाजिक पैमाने पर, सामाजिक स्तर पर जो विधि उपयोग होगी, सामाजिक स्तर पर वह व्यक्ति सुपरस्टार होगा, जो सुपरस्टार वही होगा जो ज्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है, वही व्यक्ति सुपरस्टार होता है। सामाजिक पैमाने पर विविध के अनुसार इसे सुपरस्टार घोषित किया जाता है क्योंकि समाज में इसकी एक डिमांड होती है, इसकी समाज में लोग मांग करते हैं। समाज में सही गलत का निर्धारण करने के लिए उसके लिए एक पैमाने के रूप में उपयोग किया जाता है, वही व्यक्ति क्या है बेटा? सुपरस्टार है। जैसे कभी भी आप ध्यान देंगे कि अगर आपके गांव घर परिवार में पंचायत होना हो, पंचायत देखे हैं कि नहीं? अक्सर पंचायत सबके यहाँ होता है, तो गांव के उन लोगों को चयन करके पंचायत में पंच बनाया जाता है जो सामाजिक पैमाने पर वो सुपरस्टार हो, सामाजिक पैमाने पर उनका एक वैल्यू हो। ऐसे लोगों को क्या किया जाता है बेटा? चयन किया जाता है। और वो लोग अक्सर गांव में सब पंचायत ही करते हैं दिनवा भर घूम के। उनके यहाँ जमीन के विवाद है तो पंचायत, उनके यहाँ बहन भाई भाई का झगड़ा है तो पंचायत।
तो ये पंचायत करने के लिए बने नहीं है, लेकिन समाज में उनकी डिमांड है। डिमांड इसलिए है मेरे बच्चे क्योंकि वह सामाजिक पैमाने पर विविध रूपों पे वो खरा उतर रहे हैं, इसलिए उनका डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया था? ध्यान देंगे, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1912 में, 1922 में, 1848 में या 1910 में? जुंग द्वारा पर्सनालिटी के मापन के लिए साहचर्य परीक्षण का प्रयोग कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 206 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो जुंग के द्वारा जो शब्द साहचर्य परीक्षण किया गया, यह शब्द परीक्षण का प्रतिपादन कब किया गया था मेरे बच्चे? 1910 में किया गया था। कार्ल जुंग ने शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का जो प्रयोग किया बेटे, वो कब किया? 1910 ईस्वी में किया। चले, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, इन दो अवस्थाओं में बाल्यावस्था को बांटा जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था प्रारंभ के 3 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था के अंतिम के 3 वर्षों को कहा जाता है। अब ये कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा ऐसा विकासात्मक कार्य है जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए आप कहेंगे उपयुक्त नहीं है? तो जब आप कहते हैं लिंग का निर्धारण की बात होगी, लिंग निर्धारण की भूमिकाओं की बात होगी, क्वेश्चन नंबर 207 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बेटे? भूमिकाओं को प्राप्त करना। किसे? आप पुरुषत्व की बात करेंगे, स्त्रीत्व की बात करेंगे, तो सामाजिक रूप में ये बालक अपने आप को इस समय बांटे नहीं रहते, ये एक ही साथ खेलते भी हैं, एक ही साथ रहते भी हैं। तो इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 207 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। इन पुरुषोचित और स्त्रीयोचित की बात होगी तो आप किशोरावस्था में इन भूमिकाओं को प्राप्त करेंगे, इन्हें अलग अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का शारीरिक विकास भिन्न होता है, मानसिक विकास भिन्न होता है, लक्षण भिन्न होते हैं। तो वहां पर क्या होगा बेटा? इनकी सामाजिक भूमिकाओं को अलग अलग किया जा सकता है। चल, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम में प्रयत्न एवं भूल, ट्रायल एंड एरर, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहेंगे किसने प्रतिपादन किया है भाई? जेबी वॉटसन ने, पावलोव ने, गुथरी ने या थॉर्नडाइक ने? चले, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बेटे? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय थे, जिन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया मेरे बच्चे? बिल्ली पर किया। और बिल्ली पे करने के बाद आप कहेंगे कि उन्हें प्रयत्न एवं भूल या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर अन्य नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 208 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मत अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? निम्न में से कौन सा मत अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद? निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है?
अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन सा वाद करता है? क्वेश्चन नंबर 209 का सही उत्तर क्या होगा? तो अंतःदृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, ये सभी जुड़े हुए किससे हैं मेरे बच्चे? गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता कौन है? तो कहिएगा कोहलर महोदय। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो कहिएगा मैक्स वर्दाइमर। गेस्टाल्टवाद का उदय कब हुआ, कहाँ हुआ? तो कहेंगे जर्मनी में। प्रयोग किस पर हुआ? तो सुल्तान पर। ये एक तरीके से समस्या समाधान का वाद है मेरे बच्चे। चले, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों का प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्रों का प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 210 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग क्या कमेंट करेंगे भाई? तो शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 210 का सही उत्तर क्या होगा बेटा? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन शैक्षिक मूल्यांकन के साथ जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 210 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑप्शन फर्स्ट मार रहे हैं आप। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ होगा भाई छात्रों के प्रगति का मूल्यांकन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। आप उन्हें कहें बेटा क्या? शैक्षिक के साथ ज्ञान क्षमता बालकों का जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 210 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच। तो आज की प्रैक्टिस सेशन में या तो आप रामनवमी आज इनोग्रेट कर रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, अच्छी बात है भाई। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी आप सभी को। खूब एंजॉय करें, बेहतर एंजॉय करें, खूब खुश रहें, मस्त रहें। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने भविष्य को भी सुनियोजित करने, भविष्य को तैयार करने के लिए अपने यूपी टेट के उस आगामी एग्जाम या परीक्षा के साथ सभी लोग जुड़े रहें। क्योंकि आप जानते हैं मेरे बच्चे कि यूपी टेट लगातार नहीं होता सी टेट की तरह, और एक बार होता है फिर उम्मीद नहीं होती कि कब होगा। तो आप अपने यूपी टेट के लिए कमर कस के तैयारी करें। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मेरे बच्चे सभी लोग जो भी यूपी टेट में बैठे उनके लिए भाई बेहतर शुभ अवसर रहे कि वह 2026 में अपने भविष्य की निधि को सुनिश्चित कर सके। वो कहीं न कहीं जा करके एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका कार्य को करें। इसलिए आप लोग अपने संस्थान के साथ, अपने प्रैक्टिस सेशन के साथ लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, बेहतर से बेहतर करें और आपके साथ बहुत बेहतर हो। मैं तो यही चाहता हूं आप एक शिक्षक बने। जब भी आप कहीं मिले, मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो। तो मिलेंगे कल फिर से नए प्रैक्टिस सेशन में प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।